गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संत कबीरदास जी की साखियां। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की 21 साखियां और 5 पदावली हैं, जिसमें से 12 साखियों का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साखी संख्या 13 और 14। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन्नी शिशिर गढ़ माही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मोक्ष रूपी मोती की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसका इस साखी में वर्णन किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सांसारिक रूप में मोती की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है कि समुद्र के अंदर एक सीप होता है और उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद जब आकर गिरती है तो वह मोती का रूप ले लेती है। इस प्रकार से मोती की उत्पत्ति होती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में मोक्ष रूपी मोती की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसी का संत कबीरदास जी ने इस साखी में वर्णन किया है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सायर यानी सागर, निपजे उत्पन्न होता है, सुन्नी शिशिर शून्य से शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र, गढ़ यानी शरीर रूपी किला। जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र होता है उसको, ये हमारी नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ये ब्रह्मरंध्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो योगी पुरुष होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं उनके प्राण यहीं से निकलते हैं, इसी ब्रह्मरंध्र से। तो इन्हीं सब विषयों की चर्चा संत कबीरदास जी ने इस साखी में की है। सायर नाही, अब मोक्ष रूपी मोती की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। सायर नाही, सायर यानी सागर, नाही माने नहीं है, यानी यहाँ पर तो सागर भी नहीं है। सीप बिन, सीप के बिना सागर भी नहीं है और सीप भी नहीं है। स्वाति बूंद भी नहीं और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती निपजे, कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। निपजे यानी उत्पन्न होना, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। सुन्नी शिशिर गढ़ माही, शून्य से शिखर तक शरीर रूपी किले में, शून्य से शिखर तक शरीर रूपी किले में ना तो सागर है और ना ही सीप है, ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती निपजे, कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। सुन्नी शिशिर गढ़ माही, शून्य से शिखर तक इस शरीर रूपी किले में। साधना के अंतर्गत जब कुंडलिनी के ऊपर सहस्रार चक्र में ज्योति का साक्षात्कार होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने साधनात्मक रहस्यवाद का यहाँ पर चित्रण किया है। मोक्ष की प्राप्ति की ओर उन्होंने संकेत किया है। गढ़ को यहाँ पर शरीर का और मोती को मोक्ष का प्रतीक माना गया है। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार विभावना है, रस भक्ति है और छंद दोहा है। साखी संख्या 14। पानी हीते हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने इस जगत की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके प्रलय का चित्रण यहाँ पर किया है कि संसार की
उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, फिर उसकी स्थिति किस प्रकार से रहती है और फिर प्रलय हो जाती है। तो पानी हीते हिम भया, पहले जो कुछ था वह पानी के रूप में था, यानी परमात्मा रूपी पानी, पानी हीते हिम भया, जो पानी है वह परमात्मा का रूप है और उससे हिम भया, हिम यानी बर्फ बन गया। पहले पानी था फिर बर्फ बन गया, और पानी क्या था, परमात्मा था। पानी परमात्मा का रूप यहाँ पर माना गया है। तो परमात्मा रूपी पानी जो है वो जमकर बर्फ हो गया, और जब वह जमा तो क्या हो गया, आत्मा रूप हो गया। तो परमात्मा का रूप आत्मा हो गया, जो कि पहले पानी था वह जमकर बर्फ हो गया। और हिम हुए गया बिलाई, अब जो हिम था यानी जो बर्फ था वह पिघलकर फिर से पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, यानी जो कुछ पहले था, पहले क्या था, परमात्मा था, पानी था, तो जो कुछ था सोई भया, जो कुछ पहले था अब वह ही हो गया, अब कुछ कहा न जाए। तो अब इस विषय में क्या कहा जा सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर कबीरदास जी ने परमात्मा को पानी का रूप दिखाया गया है, यहाँ पर परमात्मा के द्वारा पानी का रूप प्रदर्शित किया गया है, और आत्मा के रूप में यहाँ पर बर्फ का रूप प्रदर्शित किया गया है। तो महात्मा कबीरदास जी ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का पानी और बर्फ के माध्यम से यहाँ पर चित्रण किया है। अद्वैतवादी दर्शन पर कबीरदास जी का विश्वास यहाँ पर प्रकट हुआ है। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अन्योक्ति अलंकार है, रस शांत है और छंद दोहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्हीं साखियों से संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे, यानी 2 अंक का एक प्रश्न होगा। इन 10 अंकों के 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको इन साखियों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ लेना आवश्यक है। इसलिए इन साखियों का हिंदी अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।